स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफी इंपॉर्टेंट जिसका नाम है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। जी हाँ, AS12 जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंटिंग। तो बच्चों, गवर्नमेंट से जो आपको ग्रांट मिलती है, जो हेल्प मिलती है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे उनको किस तरीके से बैलेंस शीट में शो किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस एएस के अंदर। ठीक है, तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप एएस की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे रेलेवेंट नोट्स जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, उसकी कॉपी आप जरूर कलेक्ट कर लें, है ना। अदरवाइज क्या होता है ना, पढ़ने का मजा थोड़ा कम आएगा, तो प्लीज उसकी कॉपी आप जरूर कलेक्ट कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग AS12। तो काफी अच्छा एएस है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। नाउ स्टेट द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एज पर AS12 एंड वांट टू रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ग्रांट एज पर AS12। तो भाई पहली बात तो गवर्नमेंट ग्रांट होती कब है और इसको हम रिकॉग्नाइज करते कब है। ठीक है, तो देखिए मीनिंग क्या, गवर्नमेंट ग्रांट का जो मीनिंग है वो क्या लिखा हुआ है। सर, गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट इन कैश और काइंड, यानी कि गवर्नमेंट या तो आपको कैश में दे सकती है या फिर काइंड का मतलब किसी एसेट्स के फॉर्मेट में भी ये दे सकती है, टू एन एंटरप्राइजेस फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि या तो आपने पास्ट में कुछ कंडीशंस पूरी कर ली हो या फिर आपको आने वाले फ्यूचर में वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, कुछ कंडीशन का आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। अगर आप उन कंडीशन का कंप्लायंस कर देते हैं, इन दैट कंडीशन गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको ग्रांट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलिए मार्कर का ये फॉन्ट ठीक है या पहले वाला ही ठीक था? लेट मी चेक, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। चलिए ठीक है, ये चलने देते हैं। एनीवेज, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक शुरू से एक एग्जांपल फिट कर लेते हैं तो हम उसके साथ चलेंगे। आप भी मान के चलिए, आप बहुत धर्म का काम करने जा रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, तो आपने गवर्नमेंट से कहा कि पूरा धर्म हमसे ही कराओगे, सर थोड़ा बहुत धर्म आप भी कर लो। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है सर, एक काम करते हैं कि आप हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। हाँ सर, तो आप एक काम कीजिए, हॉस्पिटल बनाइए। कितने बेड का बनेंगे? हमने कहा सर हम तो 60-70 बेड का बनाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, एक काम कर, थोड़ा बड़ा काम करो, आप 100 बेड का हॉस्पिटल बनाओ, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। अगर आप 100 बेड का हॉस्पिटल बनाओगे तो कंडीशन क्या लगा दी कि 100 बेड कैपेसिटी का आप हॉस्पिटल बनाएंगे तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होगी 2 लाख रुपए की। तो वो होती है कंडीशंस। तो कंडीशंस कई बार ग्रांट मिलने के पहले भी ग्रांट रिसीव करने के पहले आप कंप्लाई करते हैं या फिर कई बार आप बाद में भी कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये तो मीनिंग हुआ। अब बात आती है सर कि व्हेन टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। सर मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे एज अ इनकम या जो भी मुझे ट्रीटमेंट देना है, मैं इसे कब रिकॉर्ड करूं? तो बड़ा सिंपल सी बात है, इसके लिए तब रिकॉर्डिंग आपको लेनी चाहिए जब एक तो जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस बेसिकली आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ सर वो कंडीशन जो है वो बिल्कुल हम कंप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, और एक ग्रांट मिलेगा, इस बात की सर्टेनिटी भी आपको होनी चाहिए। पता चले कंडीशन पूरी कर दी, बाद में गवर्नमेंट बदल गई, ग्रांट ही नहीं मिली, है ना, तो टन पाल मदन गोपाल हो जाएंगे हम। चलिए तो देखते हैं एएस इसके बारे में क्या बोलता है। ये बोल रहा है वेयर देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब कि मैं विश्वास कर सकूं, है ना, तो विश्वास करने का एक बेसिक होना चाहिए मेरे पास। रीजनेबल एश्योरेंस किस बात का? दैट एंटरप्राइजेस कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच्ड टू देम। तो जैसे आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, या एज अ सीए में, या जो भी आप प्रोफेशनल में हैं, तो भाई आप ये मान के चलिए कि आप किसी फर्म का, जैसे मान के चलिए एज अ सीए अगर आप कहीं का ऑडिट कर रहे हैं, है ना, ऑडिट में आपके सामने गवर्नमेंट ग्रांट सामने ही, वहां पर आपके क्लाइंट हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा सर हम तो बिल्कुल 100 बेड का बनाएंगे, आप चिंता मत करो। उस हिसाब से देखो ये नक्शा वक्शा सब वैसा ही बन गया। हमने भी कहा ठीक है, तो काम हो जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कंडीशन कंप्लाई करी है कि 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, तो हम लोग वैसे हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो अगर एक रीजनेबल एश्योरेंस है कि हाँ ये काम तो हमारा हो जाएगा, ये कंडीशन हम पूरी कंप्लाई कर लेंगे। नंबर 2, when such benefit have been earned by the enterprises and it is reasonably certain that the ultimate collection will be made। अल्टीमेट कलेक्शन आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल करंट गवर्नमेंट है आपके स्टेटमेंट जो भी है XYZ कंपनी की, करंट गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने कहा हाँ सर आप हॉस्पिटल बनाओ और बिल्कुल हम आपको ग्रांट देंगे, पर आप हॉस्पिटल बनाओ उसके बाद देंगे। तो अब ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट का आखिरी साल है, 5वां साल है, 2 महीने बाद गवर्नमेंट बदल जाएगी और अभी तो आपने काम चालू ही किया है।
तो अभी तो आपने काम चालू करा है, हॉस्पिटल बनेगा, फिर ग्रांट मिलेगी, और जब तक गवर्नमेंट बदलेगी तो अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार गवर्नमेंट बदल गई तो नई गवर्नमेंट तो हमको ग्रांट नहीं देने वाली है, तो फिर ये अनसर्टेनिटी है, फिर तो आप ग्रांट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन नई नई गवर्नमेंट आई है, अभी चालू ही हुई है, 5 साल में पहला ही साल है, और अभी आपका हॉस्पिटल तो साल 2 साल में बन जाएगा, गवर्नमेंट तो 5 साल तक है। आपने कहा हाँ यार करंट गवर्नमेंट ही, कोई दिक्कत नहीं, अपने को पैसा मिल जाएगा, कहीं कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं फंसेगा। तो अल्टीमेट कलेक्शन यानी कि हमें ग्रांट मिलेगी, इस बात की सर्टेनिटी अगर है तो 2 चीजें, एक तो आपने कंडीशंस जो अटैच हैं वो कंडीशन को कंप्लाई कर लिया हो, और नंबर 2 ये ध्यान रखें कि उस ग्रांट का जो कलेक्शन है वो अल्टीमेट कलेक्शन की सर्टेनिटी है कि आपको ये पता है कि नहीं ग्रांट तो मुझे मिलके रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को सिर्फ ग्रांट रिसीव हो गया तो क्या वो ग्रांट को इनकम रिकॉर्ड कर ले? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ग्रांट को सिर्फ रिसीव कर लेने से आप ग्रांट को इनकम नहीं मान सकते, क्योंकि एक बार ऐसा भी होता है ना, गवर्नमेंट कहती ठीक है चलो हम आपको ग्रांट एडवांस में देते हैं, आप हॉस्पिटल का काम चालू करो। कल को आपने हॉस्पिटल नहीं बनाया तो प्रॉपर्टी का रेट भी क्या, आपने तो हॉस्पिटल ही जा बेचा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ध्यान रखें कि ग्रांट अगर आपको एडवांस में रिसीव हो गई तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ग्रांट को एज ए इनकम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है दैट मेयर रिसिप्ट ऑफ अ ग्रांट, यानी कि सिर्फ ग्रांट मिल जाना, सो मेयर रिसिप्ट ऑफ अ ग्रांट इज नॉट नेसेसरी अ कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव मतलब जिससे आपको डिसीजन ले सके, तो सिर्फ ग्रांट का मिल जाना ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। दैट कंडीशन अटैचिंग टू द ग्रांट हैव बीन और विल बी फुलफिल्ड। तो सर अगर आपको ग्रांट रिसीव हो गया है तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ग्रांट रिसीव हो गया है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ग्रांट के लिए एलिजिबल हैं और आपने कंडीशन पूरी कर दी है या आप कंडीशन पूरी कर देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है ना, ग्रांट तो पहले सबको दे दी जाती है, बाद में बहुत से लोग कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाते तो ग्रांट को रिफंड करना पड़ता है। ठीक है। चलिए, तो ये बात होगी रिकॉर्डिंग की। अब बात करते हैं हम लोग आगे। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ रिसीव्ड एंड रिफंड ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू द रेवेन्यू एज पर AS 12। चलिए साहब, तो रिलेटिंग टू द रेवेन्यू, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक क्वेश्चन बनाता हूं, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा, है ना, फिर हम इस AS में वापस आएंगे। ठीक है। क्योंकि अगर पहले आप न्यूमेरिक कर लेंगे ना, अच्छे से आप समझ लेंगे तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ठीक है बेटा। चलिए, तो एक एग्जांपल हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट का जो आपको रिसिप्ट होता है उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, और हम लोग रिफंड की अकाउंटिंग भी आज ही समझ लेते हैं। ठीक है। फिर हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में जाएंगे। चलिए, एक एग्जांपल कि आपने एक फिक्स एसेट्स, है ना, प्लांट एंड मशीनरी मान लें, फिक्स एसेट्स खरीदा, कितने का सर? अमाउंट ₹10 लाख का। बहुत बढ़िया बात है, गवर्नमेंट ग्रांट मिली। कितनी ले लें? हम एक काम करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट लेते हैं 3 लाख रुपए की। ठीक है। चलिए, 3 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट मिली, बहुत अच्छी बात है। एसेट्स की लाइफ 5 इयर्स। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, फिक्स एसेट 10 लाख की हमने खरीदी, गवर्नमेंट से ग्रांट मिला 3 लाख रुपए का, और एसेट्स की लाइफ कितनी है? 5 ईयर। अब सर इसको कैसे रिकॉर्ड करें? बेटा इसको रिकॉर्ड करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है। कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक तो होता है डिडक्शन अमाउंट या डिडक्शन वैल्यू फ्रॉम द फिक्स एसेट्स। तो पहला तरीका होता है डिडक्शन का। तो जो डिडक्शन वाला तरीका है इसमें हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे समझिएगा। सबसे पहले आपने फिक्स एसेट्स खरीदी तो एंट्री फिक्स एसेट्स को खरीदने की करें, दैट इज फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा सर आपने? अमाउंट ₹10 लाख का खरीदा फिक्स एसेट्स। ठीक है। चलिए, ये तो आपने एसेट्स खरीदा। नंबर 2, आपको ग्रांट रिसीव हुआ, जेब में पैसे आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। ग्रांट कितने की मिली सर? ग्रांट मिली हमको अमाउंट ₹3 लाख की, ये आपको ग्रांट पे मिल गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें? देखिए, ग्रांट की जो वैल्यू है उससे आप एसेट्स की वैल्यू कम करें ना बेटा, लॉजिक समझें। क्योंकि ठीक है आपने 10 लाख खर्च किया पर 3 लाख तो गवर्नमेंट ने दे ही दिया ना आपको। तो देखो, एडजस्टमेंट करने के लिए एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे इट्स गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स।
गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड। अच्छा आप देखो, जैसे आपने एंट्री करी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट क्लोज हो जाएगा आपका। 3 लाख क्रेडिट था ऊपर और 3 लाख हो गया डेबिट, तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट हो गया बंद। फिक्स एसेट्स भी 10 लाख का डेबिट था पर 3 लाख का आपने क्रेडिट कर दिया, तो 3 लाख से एसेट्स भी कम हो गया। अब आप समझो डेप्रेशन लगेगा कैसे। बेटा डेप्रेशन लगाने का तरीका होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा मैंने स्क्रैप वैल्यू नहीं लिया, अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू होती तो वो भी माइनस कर देते, ठीक है। कॉस्ट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी सर? कॉस्ट थी 10 लाख। ग्रांट कितनी मिली सर? 3 लाख। लाइफ कितनी है सर? 5 ईयर। तो सर 7 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर 1.4 लाख, यानी कि हर साल डेप कितना लगाना चाहिए सर? मुझे हर साल डेप लगाना चाहिए कितना? 1,40,000 रुपए का, ठीक है। चलिए तो पहला ही साल है, क्या क्या एंट्री करी आपने? पहले एसेट्स परचेज करी, फिर ग्रांट रिसीव करी, फिर ग्रांट वाले अमाउंट से एसेट्स की वैल्यू कम करी। अब आप डेप्रेशन लगाएं, तो डेप्रेशन लगाने की एंट्री सर डेप्रेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अमाउंट रुपीज 1,40,000। और क्योंकि ये डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है तो ये P&L में जाएगा। एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ठीक है बच्चों। तो ये आपने डेप्रेशन लगा दिया। हाँ सर देखिए, ये तो मैंने बात करी कि भाई फर्स्ट ईयर में किस तरीके से हम लोग ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब हम इसी मेथड को भी आगे कंटिन्यू करके जो रिफंड का प्रोसीजर है इसको भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को मैं आगे बढ़ाऊं कि आफ्टर 3 ईयर, ऐसा बोल लें आफ्टर 3 ईयर, या ऐसा बोल लें दैट इन द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर, बात एक ही है, स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर, ठीक है। कुछ कंडीशन हमें कंप्लाई करने थे, हमने वो कंडीशन कंप्लाई नहीं किया। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा था भैया हॉस्पिटल को 10 साल तक चला के रखना, आपने तो क्या करा, 3 साल बाद ही हॉस्पिटल के बढ़िया पैसे मिल रहे थे, आपने तो हॉस्पिटल को बेच दिया। अब जब हॉस्पिटल को बेच दिया तो गवर्नमेंट ने कहा भैया जो ग्रांट दी थी वो वापस दो, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग रिफंड ऑफ ग्रांट, ठीक है। तो अगर 3 साल के बाद यानी कि 4th साल के स्टार्टिंग में किसी कंप्लाइशन की वायलेशन की वजह से आपको ग्रांट का रिफंड करना पड़ा, रिफंड ऑफ ग्रांट, तो पहली बात तो स्टूडेंट के माइंड में डाउट आता है, बोले सर प्रोपोर्शनेट ग्रांट वापस करेंगे या पूरी ही करेंगे? तो बेटा पूरी ही ग्रांट वापस करेंगे हम, तो ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा जाए तो आपको पूरी ग्रांट वापस करनी ही पड़ेगी, ठीक है सर, कर देते हैं कोई बात नहीं। तो ग्रांट वापस करेंगे तो क्या एंट्री, ग्रांट आप वापस करेंगे तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितनी ग्रांट थी सर? सर अमाउंट रुपीज 3 लाख। अब देखो आपने ग्रांट वापस करी है तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब आपने ग्रांट रिसीव करी थी तो एसेट्स की वैल्यू कम करी थी। अब अगर आप ग्रांट को वापस करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। चलिए बढ़ाएं, तो अगर आप एसेट्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एंट्री बनेगी मेरी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अमाउंट रुपीज 3 लाख, ठीक है। ये तो एंट्री कर ली सर, लेकिन अब आप ध्यान रखना बेटा डेप्रेशन का अमाउंट बदलेगा। कैसे बदलेगा ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए आपको है ना, सबसे पहले तो निकालो आप रिमेनिंग बुक वैल्यू, रिमेनिंग बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। भाई 3 साल खत्म हो गए है ना, यानी हमने 3 साल का डेप्रेशन लगा लिया है, ध्यान रखें। हम तो 14 साल के बिगिनिंग की बात करते हैं। तो रिमेनिंग बुक वैल्यू निकलती कैसे? तो रिमेनिंग बुक वैल्यू निकलेगी आपकी कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आप समझिए आपकी कॉस्ट कितनी थी सर? 10 लाख रुपए थी, माइनस आप देखिए हर साल कितना डेप लगाते थे सर? 1,40,000, ठीक है। चलिए अब कलर भी चेंज कर ले, बोर हो गई की कलर से। तो भाई 1,40,000 का आप डेप लगाते थे, 3 साल में आपने डेप लगाया होगा। हाँ सर बिल्कुल लगाया होगा। देखिए 3 साल में आपने डेप लगाया होगा, वो डेप कितना लगाया होगा तो आप समझिएगा। कॉस्ट थी 10 लाख की, आप 3 साल में बेटा जो डेप लगा रहे थे वो कितना डेप लगा रहे थे सर? हम जो डेप लगा रहे थे 1,40,000 के हिसाब से 3 साल का कितना आ जाएगा? 4,20,000। और माइनस आपने वो ग्रांट भी माइनस करी थी। हाँ सर करी थी, कितनी?
3 लाख रुपए आपने ग्रांट के, भाई 10 लाख में से 3 लाख माइनस की थी तभी तो डेप लगा था। तो देखा जाए तो भाई 7 लाख में से आप लेस कर दो, 10 माइनस 3 7 लाख, 7 में से 420 का आपका डेप जो है वो लग चुका था। रिमेनिंग बुक वैल्यू बची कितनी थी, बस ये 282 बची थी। देखा जाए तो 140 बस 2 साल का डेप ही तो लगाना था। हाँ सर, तो एक तो चीज आप समझे, रिमेनिंग बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स आफ्टर 3 ईयर कितना बचा था सर, ये बचा था 2,80,000। ठीक है, अब आपने ग्रांट का रिफंड कर दिया, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, चलिए आप समझिए। तो अब आपको न्यू बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे न्यू बुक वैल्यू, भाई रिमेनिंग बुक वैल्यू जो हमारी थी उसमें अब क्या कर दें, गवर्नमेंट ग्रांट को ऐड कर दो। हाँ सर, तो रिमेनिंग बुक वैल्यू 280 की और गवर्नमेंट ग्रांट कितनी 3 लाख की, तो यानी कि हमारी जो न्यू बुक वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी सर, न्यू बुक वैल्यू आ जाएगी आपकी 4,80,000 रुपीज। ठीक है, तो आपने क्या किया देखो दोबारा समझिए। सबसे पहले आपने डेप लगा दिया, सब काम कर दिया। रिमेनिंग बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट में से टोटल डेप 3 साल का जो आपने ऑलरेडी चार्ज किया है माइनस करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट। तो देखिए हमारे पास जो देखा जाए तो नेट जो बुक वैल्यू बची वो कितनी बची थी सर, हमारे पास बुक वैल्यू बची थी 2,80,000 रुपीज की। ठीक है, आगे जब आप देखेंगे तो आपको नई बुक वैल्यू निकालनी। अच्छा, नई बुक वैल्यू में करना क्या है, सिर्फ जो गवर्नमेंट ग्रांट आपने वापस की है उसको आप ऐड कर दो। तो कितनी गवर्नमेंट ग्रांट वापस करी, 3 लाख, वापस ऐड कर दी तो न्यू बुक वैल्यू आ गई 580। तो न्यू बुक वैल्यू आते देखो, न्यू डेप्रेशन कितना आएगा सर, न्यू डेप्रेशन आएगा मेरा न्यू बुक वैल्यू। अच्छा, अगर कोई स्क्रैप वैल्यू होती ना तो उसको अपन माइनस करते, होती तो, पर हमारा एग्जांपल हमने नहीं लिए, होती तो ले लेते। और डिवाइडेड बाय आएगा बेटा यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग लाइफ। देखिए न्यू बुक वैल्यू तो कितनी है सर, न्यू बुक वैल्यू तो है 5,80,000, स्क्रैप वैल्यू 0 और रिमेनिंग लाइफ देखो, टोटल लाइफ 5 साल थी, 2 साल तो निकल गए ना, बचे 3 साल निकल गए सर, तो बचे कितने अब 2 साल। बच्चों इसका मतलब अब जो आप डेप्रेशन लगाओगे हर साल कितने का लगाओगे सर, हम लोग हर साल डेप लगाएंगे 2,90,000 रुपीज का। ठीक है, इन द ईयर नंबर 4 and 5, तो 290 का डेप लगाएंगे। तो डेप लगाने की एंट्री, इट्स डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, अमाउंट रुपीज 2,90,000 एंड एट द सेम टाइम ये P&L में जाएगा तो उसकी एंट्री, इट्स P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, अमाउंट रुपीज 2,90,000। ठीक है, चलिए तो ये काम हो गया हमारा खत्म, फिनिश। ये तो हमने देखिए पहला ट्रीटमेंट पढ़ा किसका, गवर्नमेंट ग्रांट का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन। देखिए आपके पास ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसमें जो लिखा हुआ है ये हमारे पास सेकंड में अल्टरनेट का डिडक्ट फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस व्हाइल रिपोर्टिंग, है ना। चलिए फिर आगे हम और बात करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं, बट जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है दैट विल बी सेम। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला काम, जब हम क्या करते हैं इस अमाउंट को डिडक्ट करते हैं, किसको, गवर्नमेंट ग्रांट को, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में से। आपके पास देखिए एक ऑप्शन और अवेलेबल है, ठीक है, तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूं फटाफट। चलिए जी, दूसरा ऑप्शन होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ जी, तो क्या मानते हैं उसको, हम मानते हैं सर डेफर्ड इनकम। ठीक है, तो अगला जो मेथड है इसी को रिकॉर्ड करने का क्या नाम है सर, उसका नाम है डेफर्ड इनकम मेथड। ठीक है, चलिए सर, अब सर ये जो डेफर्ड इनकम मेथड है इसको कैसे चलाया जाता है समझिएगा आप। एग्जांपल आपके पास है, इसे फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, एंट्री फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री नंबर 1, एसेट्स कितने की खरीदी सर, हमने एसेट्स खरीदी अमाउंट रुपीज 10 लाख। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको ग्रांट रिसीव हुई, हाँ सर रिसीव हुई, क्या एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है सर, कितने का ग्रांट मिला था, 3 लाख का। चलिए ये ग्रांट भी आपको रिसीव हो गया। पिछले मेथड में और इस मेथड में फर्क क्या समझना, पिछले मेथड में तो आपने क्या करा, ग्रांट की वैल्यू माइनस कर दी फिक्स एसेट्स में से, लेकिन ये जो मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड इनकम मेथड, इसका मतलब ये है बेटा
कि जितनी एसेट्स की लाइफ है, ठीक है, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे। जैसे हमारे एग्जांपल में एसेट्स की लाइफ 5 साल है ना, तो हम 5 साल तक एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये मेथड ही बोलता है भाई कि उधर तो आप एसेट्स पे डेप लगाते हो एक तरफ, और दूसरी तरफ ये जो आपको ग्रांट मिली है इसे एज अ डेफर्ड इनकम मान के उतने टाइम में रिकॉर्ड करते रहो। सर कैसे? बेटा ऐसे कि जैसे आपने 5 साल एसेट्स की लाइफ मानी है तो डेप्रिसिएशन 5 साल लगाओगे, यानी कि ये जो इनकम आपको मिली है ना गवर्नमेंट ग्रांट की 3 लाख रुपए, इसे भी हम 5 साल में P&L में ले जाएंगे। कैसे? समझना। तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट किस तरीके से अमोर्टाइज की जाती है समझिएगा। फॉर्मूला होता है गवर्नमेंट ग्रांट डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। जी हाँ, डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिली सर? 3 लाख की। एसेट्स की लाइफ कितनी? 5 साल। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सर? ये आएगा 60,000 रुपीज। यानी कि हर साल अमोर्टाइज करने का मतलब क्या सर? अमोर्टाइज करने का मतलब ये कि हम इसे एज ए इनकम P&L में ले जाएंगे। तो हर साल P&L में कितना पैसा ले जाओगे आप? 60,000। तो आप समझिए क्या एंट्रीज होंगी। 2 एंट्रीज आप कर चुके हैं, फिक्स्ड एसेट्स टू बैंक, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। नंबर 3, अब गवर्नमेंट ग्रांट को P&L मिल जाएंगे तो एंट्री इट्स गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो भाई P&L में कितना पैसा ले गए सर? P&L में ले गए 60,000। तो ये तो अलग ही चल रहा है। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे बेटा? डेप्रिसिएशन लगाओ। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? फिक्स एसेट्स माइनस, अगर कोई स्क्रैप होता तो मैं स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देता, पर नहीं है, डिवाइड बाय लाइफ कितनी एसेट्स की? 5 ईयर। हर साल कितना डेप लगेगा सर? 2 लाख रुपए का डेप लगेगा। क्या एंट्री करें सर? इट्स डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो ये एंट्री हम लोग करेंगे। कितने का डेप लगाया आपने? 2 लाख रुपए का। तो आप देखिए P&L में ले जाएंगे इसको, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। कितना डेप लगाया सर? हमने डेप लगाया अमाउंट ₹2 लाख का। तो आप लॉजिक समझो। देखो लास्ट वाला भी मेथड था, उसमें आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आता था 140 जो आप P&L में जाते थे, है ना। इस साल भी वही हो रहा है। P&L में आप इनकम ले जा रहे हो, ये कितनी इनकम ले जा रहे हो P&L में, है ना। गवर्नमेंट ग्रांट को एज अ डेफर्ड इनकम हम ले जा रहे हैं, तो P&L में इनकम तो कितनी ले जा रहे हैं सर? 60,000। और P&L में डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे हैं? 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए डेबिट में, 60,000 रुपए क्रेडिट में, अल्टीमेटली नेट इफेक्ट तो ये आ रहा है 1,40,000 का एक्सपेंस, ठीक है। चलिए कोई नहीं। तो इस तरीके से इसकी हम एंट्रीज करते जाते हैं। अब हम इसका भी रिफंड पढ़ लेते हैं लगे हाथ कि अगर सेम क्या करना पड़े, इस ग्रांट का आपको करना पड़े रिफंड, रिफंड इन द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर। तो अब क्या एंट्री होगी? अब आप लॉजिक समझना। क्या आपने जब गवर्नमेंट ग्रांट को रिसीव किया तो फिक्स एसेट्स में से उसकी वैल्यू माइनस करी? सर नहीं करी। तो क्या फिक्स एसेट्स में फर्क पड़ेगा? सर नहीं पड़ेगा। तो प्लीज बच्चों ध्यान रखें, जब आप डेफर्ड रेवेन्यू इनकम के हिसाब से ग्रांट को रिकॉर्ड करते हैं तो क्योंकि आपने फिक्स एसेट्स में तो कुछ माइनस किया ही नहीं, फिक्स एसेट्स को तो आपने अलग से चलाया है, और जो आपकी ये रेवेन्यू है डेफर्ड रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ग्रांट है इसको आपने अलग से चलाया है। तो प्लीज ध्यान रखें रिफंड के केस में यहाँ पे फिक्स एसेट्स नहीं आएगा। तो सर क्या आएगा? समझो बेटा। अरे भाई रिफंड मिला तो क्या करें? देखिए जब हम ग्रांट रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। अब रिफंड देंगे तो क्या एंट्री करेंगे समझिएगा आप। तो अगर आप रिफंड देते हैं तो आपकी एंट्री बनेगी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा सर अमाउंट कैसे कैसे निकालोगे? बेटा ध्यान रखना, गवर्नमेंट ग्रांट में आपका बचा हुआ अमाउंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं अनअमोर्टाइज। जी हाँ, अनअमोर्टाइज का मतलब जो अभी तक P&L में नहीं गया, तो यहां तो आएगा अनअमोर्टाइज। सर P&L के आगे क्या जाएगा? सर P&L के आगे जाएगा अमोर्टाइज अमाउंट, ठीक है। सर बैंक के आगे क्या जाएगा? बैंक के आगे जाएगा टोटल अमाउंट। तो अब अमाउंट भरते हैं। देखो टोटल कितनी ग्रांट वापस करी? सर ग्रांट वापस करी हमने 3 लाख रुपए की, ठीक है। चलिए अब आप समझिए, आप क्या करते हैं? आप हर साल 60,000 रुपीज ग्रांट का कहाँ ले जाते हैं? P&L ले जाते हैं। कितने साल निकल गए? सर 3 साल निकल गए। 60,000 हर साल P&L में डालते हो,
यानी कि कितने साल तक, 3 साल तक आपने P&L में कितना पैसा डाला सर, 180 डाला, तो 180 तो हो गई अमोर्टाइज, है ना। तो P&L के आगे तो क्या जाएगा 180, जो आपने अमोर्टाइज कर दी बस। तो अभी अनअमोर्टाइज कितनी बची सर, 2 साल की ग्रांट बची थी 1,20,000 रुपीज। तो रिफंड की एंट्री हो जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट और टू बैंक, बैंक के आगे टोटल अमाउंट, गवर्नमेंट ग्रांट के आगे अनअमोर्टाइज और P&L के आगे अमोर्टाइज अमाउंट ऑफ ग्राउंड। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये हो गया हमारा रिफंड। आप ये मान के चलिए, ये जो मैंने आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन कराया ना एग्जाम के अंदर, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कई बार वो दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराता है, कई बार वो एक तरीके से कराता है। ठीक है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जितने तरीके से भी कराए हम उसको हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों मैं यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ और अगली क्लास में मिलेंगे हम बहुत जल्दी। इसका बचा हुआ थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे और फिर बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एग्जाम की बढ़िया प्रिपरेशन कीजिए और पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल, बाय बाय।